तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट्स में हमने पहला मौलिक अधिकार यानी समानता का अधिकार पढ़ लिया था। तो समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक चला था। आज हमें दूसरा फंडामेंटल राइट्स, दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ना है और दूसरे मौलिक अधिकार का जो नाम है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। वही दोस्तों, अब दूसरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं हम, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार आपको ये पता होना चाहिए, जो पहला फंडामेंटल राइट्स है समानता का अधिकार, वह 14 से 18 तक चला था। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 19 से लेकर के 22 तक चलेगा। ठीक है, अब देखें इस 19 से लेकर के 22 तक चलेगा। अब 19 जो है 19(1) में क्या है? ठीक है, 19(1) में ये 19(1) कहता है सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए क्या क्या प्रदान कर रहा है? नंबर 1, पहली बात जो दे रहा है वह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(b) क्या कह रहा है? 19(b) कह रहा है बिना हथियार के, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता। ये 19(b) की बात है। सी जो है 19(3) ये कैसा है? संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। जो डी है वह आपको आवागमन की स्वतंत्रता देता है, आवागमन की स्वतंत्रता। इसके बाद जो ई है वह आपको निवास या बसने की स्वतंत्रता देता है, बसने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता। ई के बाद एफ जो है ये फेल हो गया है और जी जो है ये कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है, कोई भी व्यापार या जीविका, जीविका चलाने की स्वतंत्रता, चलाने की स्वतंत्रता की बात करता है। देखिए, अब यहाँ पर ये है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आपको याद रखें कि 19(a) जो है सभी नागरिकों के लिए क्या क्या देता है? पहली बात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर की गई है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति के बारे में बताता है, हम देखेंगे कि क्या है वाक और क्या है अभिव्यक्ति। बी जो कहता है, बी का मतलब बिना हथियार, ऐसे याद रखो, बी मतलब बिना हथियार के शांतिपूर्ण से एकत्र हो सकते हैं आप कहीं भी। सी मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी यूनियन बना सकते हैं। डी मतलब आवागमन की स्वतंत्रता। ई मतलब इलेक्शन, सोचे इलेक्शन कौन भाग लेगा? जो निवासी होगा। तो ई जो है निवास या बसने की स्वतंत्रता देता है और जी जो है ये कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, जो 19(1) है ये एक जो कहता है, ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आप याद रखिए ये जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं शामिल है। वाक मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप किसी भी अपनी भाषा में, जैसे आप लिख सकते हैं, समाचार पत्र लिख सकते हैं, आप किसी भी चीज को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपकी अभिव्यक्ति कहलाती है, जो आप विचारों में व्यक्त कर पाए या जिनको आप विचारों में व्यक्त ना कर पाए उसको लिख पाए, तो ये अभिव्यक्ति कहलाती है। तो आपको वाक मतलब बोलने की भी और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है 19(a). अब इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। जैसे जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो पहली स्वतंत्रता आती है वह है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आपको पता होना चाहिए कि 2005 के तहत RTI राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया था, सूचना का अधिकार।
तो ये सूचना का अधिकार ये भी आपकी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा जो है आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता ये भी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। इसी तरह सी में आपका झंडा फहरा सकते हैं आप। न्यूज पेपर वालों को प्रेस की स्वतंत्रता भी यही आर्टिकल देता है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। चौथा आपका जो फोन है, फोन, तो फोन टेपिंग नहीं हो सकता है। फोन कोई भी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। फोन टेपिंग आपका नहीं हो सकती है। फोन टेपिंग आपकी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति आपकी फोन टेपिंग नहीं कर सकता है। इसकी भी आपको स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? ये 19 देता है। यही जो आर्टिकल है ये आपको बोलने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। यही जो आर्टिकल है आपको क्या स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है? बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देखें, अब ये 19 ए है। अब वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में ये मैंने बता दी कि आपसे पूछा जा सकता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कौन सा आर्टिकल से, ये भी 19 ए में ही है। आपसे पूछा जा सकता है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, तो ये भी 19 की ही बातें हैं। तो ये सब 19 ए के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताएं हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं ये 19 ए के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। अब बी में बिना हथियार के आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी एकत्र हो सकते हो। सी में आप कोई भी संघ बना सकते हैं, यूनियन बनाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। जी का मतलब जो है आप उस देश से किसी भी कोने में आप आवागमन कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, अब जम्मू कश्मीर को अपने हटा दिया है। ठीक है। और ई मतलब इलेक्शन मतलब निवासी सोचो निवासी या बसनीक व्यवस्था आपको प्रदान की गई है। और जी का मतलब है देखिए, जी के ई के बाद आता था एफ। एफ फेल हो गया है क्योंकि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति के अधिकार को हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया है, और वो 301 ए में अब विधिक अधिकार के रूप में शामिल है। और जो जी है ये कोई भी व्यापार और जीविका चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कोई भी व्यापार। कोई भी व्यापार का मतलब ऐसा नहीं है कि आप गांजा दारू बेचने लगो, अफीम बेचने लगो। कोई भी व्यापार का मतलब है ऐसे व्यापार जिनको भारत सरकार लाइसेंस जिनके लिए प्रदान नहीं करती है। अगर किसी भी चीज में भारत सरकार लाइसेंस की व्यवस्था की है, जैसे अल्कोहल, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आप ये वाला व्यापार नहीं कर सकेंगे। तो अफीम कुछ जगह पर अलाउ है, जैसे मंदसौर में अफीम की खेती हो रही है। तो बहुत सारी जगह जहां पर अलाउ है वहां की बात नहीं है, लेकिन जहां पर अलाउ नहीं है, जहां पर अलाउ नहीं है वो आप अफीम का व्यापार नहीं कर सकते हो। तो अफीम, चरस, गांजा, दारू, इसके लिए सरकार क्या करना पड़ता है? सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऐसी चीजें छोड़ करके आप कोई भी व्यापार कर सकते हो या अपनी जीविका को चला सकते हो। ये आपका 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं। एक बात और याद रखिए दोस्तों, आपको ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं और तुरंत आपसे आर्टिकल 19 बी क्या कहता है। ठीक है। अब ये सारी स्वतंत्रताएं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब 19 ए के बाद तो 19 ए की ये सारी स्वतंत्रताएं थी। अब हम दोस्तों एक बात और याद रखिए, 19 ए ने आपको 19 आर्टिकल ने ये सारी स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की है। तो 19 बी जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 19 बी जो है ये सारी स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात करता है कौन सा आर्टिकल? 19 बी। 19 ए में आपकी सारी स्वतंत्रता मिल गई, और 19 बी इन सारी स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। मतलब इन सारी स्वतंत्रताओं को बाधित भी किया जा सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो देश, यदि मित्र देशों की बात आती है तो इन सारी स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। मित्र देशों में राष्ट्रीय महत्व की चीजों पर, या ऐसा कोई भी भाषण हो जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपका ये सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाने की बात कौन करता है? 19 बी। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि युक्ति युक्त प्रतिबंध यानी 19 की सारी सूचनाओं को कौन बाधित कर देता है? तो 19 भी युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात करता है। मैंने आपको बताया कि युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब है कि
जब कोई भी राष्ट्रीय महत्व पर बात आएगी, देश पर बात आएगी, तो इन सारी आपको चीज़ों पर क्या कर लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल 19 था। अब आर्टिकल है 20, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आर्टिकल है 20। अब जो आर्टिकल है वो आपका बी है। आर्टिकल 20 आपसे क्या बात करता है? तो आर्टिकल 20 जो है ये कहता है अपराधों की अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, तो इसमें भी कुछ बातें हैं, जैसा नंबर 1 पहली जो बात है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिली। ये पहली बात। इसकी दूसरी बात क्या है? जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया था, उस व्यक्ति ने अपराध किया था, उसी समय के कानून के अनुसार उसे सजा मिलेगी, ना पहले वाले कानून के अनुसार और ना ही बाद में कानून के अनुसार। और तीसरी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आपके आर्टिकल 20 की 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो उसको भी भारतीय संविधान 3 प्रकार की सेफ्टी प्रदान करता है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने चोरी की, फिर उससे नहीं पकड़ा गया, दूसरी बार उस व्यक्ति ने मान लो कहीं पर बड़ा सा डाका डाला तब भी नहीं पकड़ा गया, बैंक रॉबरी में भी नहीं पकड़ा गया, किसी की हत्या कर दी तब भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन यदि वो 5वीं बार पकड़ा जा रहा है तो उसका एक ही अपराध काउंट किया जाएगा। 5वीं बार पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले चोरी की तो चोरी की सजा 3 साल की जेल हो, फिर दूसरी बार डकैती की सजा 2 साल की जेल हो, फिर आपने हत्या की, तो ये सारी सजाएं ऐसा नहीं काउंट की जाएगी। जिस समय वो पकड़ा जाएगा उसी समय का जो कानून होगा और उस समय की जो सजा होगी, जिस चीज में पकड़ा जाएगा उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी। हाँ, अगर बहुत सारी चीजें की हैं तो उसकी सजा सोच समझ कर की घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक ही बार सजा मिलेगी। वह हमारे लोगों की जो हमारे पुलिस है या और जो सुरक्षाकर्मी है वो उनका स्थिति है कि वो उसको पकड़ नहीं पा रहे, इस वजह से ऐसा नहीं होगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, भारतीय संविधान कहता है जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया था उस समय जो कानून चल रहा था, मान लो चोरी की सजा, आज उसने चोरी की और आज चोरी की सजा 2 साल की जेल थी और कल मान लीजिए सजा 3 साल की जेल हो जाती है, तो आज का चोरी की थी तो आज मतलब उस व्यक्ति को 2 साल की जेल होगी।
भले कल सजा बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन जिस समय आपने अपराध किया था उस समय के कानून में क्या था, उस कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगी। और तीसरी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आपने मूवियों देखा होगा, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती करते हैं कि नहीं तुम बोलो कि तुमने ही अपने माता पिता की हत्या की है, तो आप किसी व्यक्ति को जबरन गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये आपका आर्टिकल 20 की तीन बात है। अब जो आर्टिकल 20 के बाद जो आर्टिकल है वो आपका आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल जो 21 है वह जो कहता है आपसे, आर्टिकल 21 वह जो कहता है आपसे, तो ये आर्टिकल 20 था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21। दोस्तों आर्टिकल 21 को अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण मतलब किसी भी व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति प्राण नहीं ले सकता है, और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है देह रूपी स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को हथकड़ियों में बांध करके नहीं रखा जाएगा। वो अलग बात है कि पुलिस वाले आपको बांधे रहते हैं, तो होता यह है कि हम लोग हथकड़ी छोड़कर भी कई बार भाग जाते हैं, इस वजह से भी बांध ली जाती है। लेकिन आपको जेल के अंदर दैहिक स्वतंत्रता है, देह रूपी स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है तो मूवी में दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति हथकड़ी पहने है खड़ा हुआ है जेल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई प्राण भी नहीं ले सकता है, न प्राण लेने का अधिकार है, ना ही प्राण देने का आपको अधिकार है। यदि कोई भी व्यक्ति फांसी या आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो भी उसके घर में पुलिस आती है, क्योंकि आप अपने प्राण स्वयं भी नहीं ले सकते और ना ही कोई भी व्यक्ति आपके प्राण ले सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा ये बात। अब ये आर्टिकल 21 है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यहाँ पर आपको नोट में याद रखना है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते हैं। आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते हैं। मतलब कि देश में कितना भी बड़ा इमरजेंसी आ जाए, आपातकाल आ जाए, आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार, आपातकाल के दौरान सारे फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे दो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान भी समाप्त नहीं होते। तो आपको आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 समझ में आए होंगे। अब हम समझने वाले हैं आर्टिकल 21 का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है वह है आर्टिकल 21 का। ठीक है, देखें अब 21 का समझने के पहले 21 का समझने के पहले आपको एक बहुत अच्छी बात पता होनी चाहिए कि एक हमारी फंडामेंटल एक हमारा डीपीएसपी थी, उसका नाम है आर्टिकल 45। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल 45 में लिखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ये जो बात है ये आपका आर्टिकल 45 की बात है। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आर्टिकल 45 डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशित तत्व। और राज्य की नीति निर्देशित तत्व सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। सरकार का मन होगा तो डीपीएसपी मिलेंगे, और सरकार का मन नहीं होगा तो आपको डीपीएसपी प्रदान नहीं किए जाएंगे। जबकि मौलिक अधिकार सरकार की मजबूरी है कि सरकार ना चाहते हुए भी 12 से लेकर के 35 तक में लिखी हुई सारी बातों को मानेगी। सरकार का भले मन ना हो तो, लेकिन मौलिक अधिकार जो आपको हैं वो सरकार को मानने ही पड़ेंगे। तो आर्टिकल 45 में ये बात लिखी थी और शिक्षा सही ढंग से मिल नहीं पा रही थी, तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने कहा कि यदि आप इस बात को बहुत अच्छे से लागू करना चाहते हैं तो 12 से 35 तक के बीच में कहीं भी रख दें। तो
तो ये बात पूरी तरह से लागू हो जाएगी, क्योंकि मौलिक अधिकार सरकार की मजबूरी है कि सरकार को ना चाहते हुए भी लागू करना पड़ेगा। तो फिर हमने इस बात को कॉपी किया, आर्टिकल 21 का में, और आर्टिकल 21 का में हमने लिखा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को अनिवार्य मतलब नेसेसरी, अनिवार्य और निःशुल्क मतलब निःशुल्क शिक्षा, नेसेसरी और फ्री एजुकेशन, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो अब ये आर्टिकल आपका, जब हमने 45 की पूरी बात उतार दी, तो ये जो 45 आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका क्या हो गया, खाली हो गया। और हमने यहाँ पर लिख दिया ये कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हमने कर दिया। अब ये आर्टिकल का पूरी जब कॉपी कर दी तो ये आर्टिकल भी खाली हो जाएगा। तो इस आर्टिकल में हमने जहां पर 6 से 14 लिखा था, वहां पर हमने लिख दिया 0 से 6, ये आर्टिकल भी खाली ना हो। तो आर्टिकल 45 में लिख दिया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देंगे, ये बात हमने, और ये भी बात हमने यहाँ पर भी जोड़ दी। ये भी कौन सा बात है, ये भी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के ये तहत ये बात की। अब हमने सोचा कि भाई राज्य ने और सरकार ने अपना काम तो कर दिया है, अब जनता की बारी आती है। तो जनता के लिए हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया, मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ दिया, और वो मौलिक कर्तव्य था 11वां। और मौलिक कर्तव्य में हमने लिख दिया कि माता पिता का कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें, कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें, कहाँ भेजें भाई, स्कूल भेजें। और यहाँ पर भी हमने एक प्रतिबंध जोड़ दिया, कौन सा, यहाँ पर भी संविधान संशोधन जोड़ दिया हमने, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कहाँ काम करता है, तो ये आपका आर्टिकल 45 में भी है, आर्टिकल 21 का में भी है, और 11वें मौलिक कर्तव्य में भी है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 45 में पहले लिखा था, तो 45 से हमने कॉपी किया 21 का में, तो इस 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी। ये आर्टिकल खाली हो रहा था, इसके लिए हमने 0 से 6 वर्ष लिखा, और हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। और ये तीनों बातें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत हमने की। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में कई बार ये आर्टिकल पूछा गया है। ठीक है, अब एक बात और आप याद रखें कि यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है, तो आपको अगर कभी आपसे पूछा जाए कि राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 ही आपको राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार देता है, निजता का अधिकार, जो हमने प्राण और देह स्वतंत्रता वाली बात बताई, तो आर्टिकल 21 ही आपको कौन सा अधिकार देता है, निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी मतलब आपको खाना खाने की स्वतंत्रता है, सोने की स्वतंत्रता है, तो ये सारा आपका आर्टिकल 21 ही आपको प्रदान कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर, मतलब 20 और 21 को छोड़कर सारे समाप्त हो जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों, ये जो 21 का है ये भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने 20 और 21 की बात की है, 21 का अलग है। तो 21 का जो बच्चों को स्कूल भेजने वाली बात है, ये भी आपका आपातकाल के दौरान समाप्त हो जाता है, लेकिन 20 और 21 समाप्त नहीं होते, क्योंकि देश में गोलाबारूद चल रही है, लड़के पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, इस वजह से आर्टिकल 21 का आपको समाप्त कर देते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद नहीं जुड़ा था, तो ये जो बातें हैं हमने ये सारे आर्टिकल 2002 के तहत हमने जोड़े हैं। ये कब जोड़े हैं, 2002 के तहत। तो ये है आर्टिकल 21 का, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 21 के बाद एक और आर्टिकल आता है। तो दोस्तों आज हमने आर्टिकल 21 का तक बात की। नेक्स्ट पार्ट में हम फंडामेंटल राइट्स के हम 22 आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।